मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। क्लास 12th फिजिक्स का ये चैप्टर रैपिड रिवीजन सीरीज का पहला चैप्टर होने वाला है ऑनलाइन में। तो जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे पास लगभग 1.5 महीना है अपने मिड टर्म एग्जाम में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज स्टार्ट की जा रही है। तो अब ऑनलाइन खत्म कर देते हैं इन सारे चैप्टर्स को, बाकी आपकी जो रिक्वायरमेंट हो उसी तरीके से। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग थियरी पार्ट पर फोकस करेंगे, अगली वीडियो में जो अगला पार्ट होगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल के ऊपर भी फोकस करेंगे। तो चैप्टर है हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। आप इस वीडियो को 2x या 1.5x जैसा आपको ठीक लगे उस पर करके देखोगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि रिवीजन करना है और न्यूमेरिकल वाली सीरीज में थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड करना, ठीक है। इधर डेरिवेशंस, थियरी, इन सब चीज़ों को हम लोग इम्प्रूव करेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। देखो, क्लास 10th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था मैग्नेटिज्म वाला, जिसमें हमने देखा था कि एक मैग्नेट किस तरीके से अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करती है, जिसका नाम क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। इधर हमें मैग्नेट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नहीं समझना। इलेक्ट्रोस्टेट्स हमने कंप्लीट कर लिया। इलेक्ट्रोस्टेट्स में हमने पढ़ा था चार्ज जब कभी रेस्ट पर होता है तो अपने आसपास एक स्पेस क्रिएट करता है और उस स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सेम इधर क्या ऑब्जर्व किया, एक साइंटिस्ट थे ओरस्टेड, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मूविंग चार्ज या करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर है, ये वायर है मान लेते हैं, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से, तो ये अपने आसपास एक स्पेस क्रिएट करेगा और उस स्पेस को हम क्या देते हैं नाम, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। तो बी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते थे ई से, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, स्पेस अराउंड अ स्टैटिक चार्ज, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर और मूविंग चार्ज। तो करंट के वजह से किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा, फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट, स्टेट कंडक्टर के वजह से, सर्कुलर लूप के वजह से, ये सब हमें इस चैप्टर में बात करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जहां पर कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल क्या एक्सपीरियंस कर सके, मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है इतनी सी बात। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो यूनिट होती है वो टेस्ला होती है। डेफिनेशंस में लिखवा नहीं रहा, नोट्स देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप नोट से ये डेफिनेशन वाला पार्ट अपना खत्म कर लेना। यूनिट होती है इसकी टेस्ला। और एक और चीज, इसको हम गॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एक टेस्ला इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। तो अगर आपको कभी गॉस में दे रखा हो तो 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करोगे तो आप उसको टेस्ला में ले आओगे। आपको ऐसा यूनिट टेस्ला ही यूज करनी है मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर है इतनी सी बात। अब हमारा पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में आता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बायो सेवार्ट लॉ, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था बायोट, एक का नाम था सेवार्ट। इन्होंने मैग्नीट्यूड दिया। ओरस्टेड थे जो पहले साइंटिस्ट, उन्होंने सिर्फ हमें यह बताया था कि कोई भी मूविंग कंडक्टर या मूविंग करंट इन अ कंडक्टर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, बट उसका अमाउंट कितना होगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करें, इसकी कोई बात ओरस्टेड ने नहीं की थी। इसकी बात की बायोट सेवार्ट लॉ ने। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है, बायो सेवार्ट लॉ, ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है, मान लेते हैं आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब मैंने इधर कंडक्टर को इस तरीके से इसीलिए लिया है कि फर्क नहीं पड़ता कि कंडक्टर की जो शेप है वो किस तरीके से है, स्ट्रेट होगी तो भी हम वही काम कर पाएंगे, अगर स्ट्रेट नहीं होगी तो भी हम वही काम कर पाएंगे। मान लेते हैं इस कंडक्टर के वजह से आपको क्या निकालनी है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये निकालनी है। बट बायोट सेवार्ट लॉ क्या कहता है, मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि मैं इस कंडक्टर के वजह से कैसे निकालूं। हाँ, लेकिन अगर आप इसका छोटा सा एक हिस्सा लो जिसको आप नाम दे दो डीएल, ये इसको हम बोलेंगे करंट एलिमेंट, तो इस छोटे से हिस्से के वजह से इस पॉइंट पर जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जितना ये डीएल करंट एलिमेंट बढ़ता चला जाएगा उतना ही यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होता जाएगा,
इंक्रीज होता जाएगा। तो अब देखो इधर कुछ टर्म्स में इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। सबसे पहले करंट एलिमेंट से इस पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर लेंगे, ये डिस्टेंस भी बोल सकते हो आप इसे, पोजीशन वेक्टर। ये पॉइंट P जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब ये एंगल है थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल है? करंट एलिमेंट होता है IDL, ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। इस करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। तो अब इस पॉइंट के वजह से, इस DL के वजह से इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो पहली चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी DL के। जैसे कि मैंने बताया, आप इस DL की स्ट्रेंथ इंक्रीज करते जाओ, इसकी जो लेंथ है वो बढ़ाते चले जाओ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो भी इंक्रीज होता जाएगा। दूसरा, करंट के, जितना इस वायर में करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना ही इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा महसूस होगी। अगली चीज, साइन थीटा एंड लास्ट इनवर्स स्क्वायर लॉ। जैसे कि हमने पिछले कूलम्स लॉ में ही पढ़ा था, वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। यानी कि जितना आप दूर जाते रहोगे उतना ही स्क्वायर टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अगर हम इन चारों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हम लिख सकते हैं dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K, जिसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट बाय 4 पाई और बाकी वैल्यू एज इट इज IDL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब इधर देखोगे एक टर्म आपने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो होती थी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये बताता था कि अगर मैं एक सोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे सोर्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं तो ये जो इस सोर्स के अराउंड मीडियम है ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अफेक्ट कर रहा है। जैसे जैसे यहाँ पर मीडियम और ज्यादा डेंसर होता जाएगा या आप कहोगे डाइलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाएगी। सेम कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी काम करता है। अब इधर देखो, जरा इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। पहले यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये जो म्यू नॉट बाय 4 पाई है इसकी जो वैल्यू है ये 10⁻⁻7 होती है। ये न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा। अगली चीज, ये जो म्यू नॉट है इसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगेन सेम चीज है, जैसे अगर कोई मीडियम आया तो मीडियम के लिए आप म्यू m लगा दोगे, बाकी ये है क्या? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आप इसमें इजीली इस म्यू नॉट की SI यूनिट भी निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालेंगे, यहीं पर निकाल लेते हैं। आई होप कि यहाँ पर दिख रहा होगा बोर्ड, यहाँ पर मैं SI यूनिट इसकी कैलकुलेट कर देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड की हो गई टेस्ला। अब इधर देखना ध्यान से, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। अब ये क्योंकि इधर डिवाइड में जाएगा तो टेस्ला पर एम्पियर, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होगी, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। इधर देखो, DL की यूनिट अगर SI में बात करेंगे, लेंथ है तो मीटर और नीचे क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो इससे ये गया, नीचे सिर्फ एक मीटर बचा, मीटर को इधर भेज दिया मैंने, ठीक है। तो अब देख लो कुछ बचा तो नहीं है, हाँ यही यूनिट है इसकी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कुछ चीज छूट तो नहीं रही है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें एक चीज अगर आप देखोगे तो बायोट-सैवर्ट लॉ ने पूरी इस वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताई क्या? हमें नहीं, लेकिन हमें एक ऐसा पॉइंट दे दिया कि अगर मेरे को वायर के वजह से भी निकालना है, किसी भी पूरे ऑब्जेक्ट की वजह से निकालना हो, तो बाय यूजिंग इंटीग्रल या इंटीग्रेशन हम इस चीज को क्या कर पाएंगे? कैलकुलेट। तो ये था बायोट-सैवर्ट लॉ। अब इसकी एप्लीकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, इसको पहले नोट डाउन कर लो। आप इसको बोल सकते हो एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ, ठीक है। आप पूरी तरीके से इसे लिख लेना। अब एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। 2 एप्लीकेशन इसकी होती थी। एक स्ट्रेट कंडक्टर के वजह से, अगर आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आप किस तरीके से निकालेंगे, बट ये वाला पोर्शन डिलीट हो गया है ना,
तो अब हमारे पास सिर्फ एक एप्लीकेशन है इसकी, तो हम एक के ऊपर ही ध्यान रखते हैं। ठीक है, क्या करना है हमें, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग बायोट-सवार्ट लॉ। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, इस तरीके से एक सर्कुलर लूप है। आप इस लूप को इमेजिन करने के लिए एक चीज देखना, ये करंट इस तरीके से इसमें जा रहा है आई, और इस लूप का ये रहा सेंटर। इस लूप की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। अब ध्यान से देखो, इस लूप को इमेजिन कर पाओ, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा इधर फंसते हैं। एक चीज है, ये चैप्टर में अगर हम डायरेक्शन हटा दें तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसान हो जाता है इलेक्ट्रोस्टेट से भी, लेकिन हटा नहीं सकते क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे मेरे को वेक्टर क्वांटिटी से मेरे को एक चीज ध्यान आई, पिछले लॉ में मैं ये बताना भूल गया कि आप मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो निकाल लोगे, डायरेक्शन कैसे निकालोगे। तो 2 मिनट के लिए थोड़ा सा ध्यान दे लो वापस। ये करंट था, ये पॉइंट था P, और ये मेरा पोजीशन वेक्टर था R, ये एंगल था थीटा। राइट हैंड स्क्रू रूल हम इसमें यूज करने वाले हैं। मेरे को इस पॉइंट पर पता लगाना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा फोकस करो। देखो, करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को लेकर के जाओ। करंट, या आप बोल सकते हो करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन ही होगी। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में अपने थंब को लेकर के जाओ। जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसमें अपनी चारों फिंगर्स को लेकर के जाओ और जस्ट कर्ल कर दो, और ये जो चीज होगी ना, ये आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये करंट, ये पोजीशन वेक्टर, और यहां मैंने कर्ल किया तो यहां पर ये अंदर जा रहा है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड। अगर आपको मान लेते हैं कहीं यहां पर निकालनी है, यहां पर कहां की तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट को लेकर गया, अब पोजीशन वेक्टर इधर की तरफ होगा, तो करंट ऐसे गया, इधर से देखो करंट ऐसे गया, पोजीशन वेक्टर उधर कर्ल कर दिया, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। आप इसे नोट डाउन कर सकते हो क्योंकि यहाँ ये यूज होने वाला है। ठीक है, अब इधर देखो, हमारा पहला एप्लीकेशन क्या है, आप इसे क्वेश्चन फॉर्म में लिख सकते हो, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, है ना, ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप। ठीक है, अब एक्सिस का मतलब क्या है, सेंटर से पास करने वाली एक लाइन है, दिस इज एक्सिस ऑफ ये जो भी लूप है। इस एक्सिस पर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है, जो कि यहां से x डिस्टेंस दूर है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये डिस्टेंस कितनी है, x डिस्टेंस है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, एक और चीज, मैं इस चीज को मिटा दे रहा हूं अभी के लिए ताकि ये डायग्राम में मुझे दिक्कत ना दे। ठीक है, थोड़ा सा फोकस बना के रखो। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इस लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। बट याद करो, हमारे पास तो कोई लॉ है नहीं कि एक लूप के वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सके। हमें करंट एलिमेंट पता हो तो हम इजीली निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक करंट एलिमेंट इस तरीके से कट करता हूं। इस करंट एलिमेंट की लेंथ हम मान लेते हैं dl। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कैसे होगी। इस लूप को इमेजिन करो, ये लूप मैंने इस तरीके से नहीं रखा, मैंने लूप इस तरीके से रखा है। बट अगर मैं लूप इस तरीके से रखता हूं तो आपको सिर्फ ये फ्रंट हिस्सा दिखेगा, तो आपके लिए समझना और मेरे लिए समझाना दोनों मुश्किल होगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से कर दिया। और अगर आप अब देख पा रहे हो, ये इस तरीके से है, करंट ऐसे जा रहा है और ऐसे बाहर आ रहा है। करंट कैसे जा रहा है, इस तरीके से। आप ऐसे भी लेकर के जा सकते हो, मैंने इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज लिया, आप क्लॉकवाइज लोगे तो भी आंसर सेम होगा। क्लियर है क्या। तो इधर देखो, करंट इस तरीके से, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है। अब देखो, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इस पॉइंट पर अगर मैं डीएल कट करूं, इस पॉइंट पर अगर मैं डीएल, इधर से देखो, करंट अगर इस तरीके से जा रहा है, इस पॉइंट पर अगर मैं डीएल की डायरेक्शन देखूंगा तो क्या होगी, आउट ऑफ द प्लेन। इस पॉइंट पर इधर और इस पॉइंट पर इधर, करंट की डायरेक्शन में ही डीएल की डायरेक्शन होती है। तो अगर मैंने एकदम टॉप पॉइंट पर एक डीएल ले लिया तो उस डीएल की डायरेक्शन क्या होगी, आउट ऑफ द प्लेन। अब क्योंकि इस बोर्ड पर मैं ये तो कर नहीं सकता, तो मैं इसको यहां बना दे रहा हूं। तो कई बच्चे ऐसा जब याद करते हैं या एनसीईआरटी में बाकी बुक्स में देखते हैं ये इधर की तरफ जा रहा है, तो वो सोचते हैं डीएल इधर कैसे चला गया। ये डीएल एक्चुअल में आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
अब इस डीएल के वजह से अगर इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या पता होना चाहिए आपको, पोजीशन वेक्टर। तो इस डीएल से ये डिस्टेंस, क्या ये डिस्टेंस मुझे पता है 100%। इस लूप की रेडियस दे रखी है स्मॉल आर, यहाँ पर हम देखेंगे ये एक पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इधर। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है ये कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई हमारी। अब इधर देखो, इस डीएल के वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डीबी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई करंट जा रहा है इसमें, डीएल करंट की लेंथ, साइन अपॉन में आर स्क्वायर, आर मतलब पोजीशन वेक्टर का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैं यहाँ थीटा लिखना भूला नहीं हूं, मैं वैल्यू बताता हूं आपको। याद करो वो जो एंगल था थीटा, वो क्या होता था, वो एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर था। तो ध्यान से देखना, करंट एलिमेंट आपका आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, बात सही है। पोजीशन वेक्टर ध्यान से देखना, अगर मेरे को बताओ पोजीशन वेक्टर उधर होता और करंट एलिमेंट इस तरीके से बाहर आ रहा होता तो एंगल कितना बनता है इसके बीच में, देखो 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब इमेजिन करना, करंट एलिमेंट बाहर आ रहा है लेकिन पोजीशन वेक्टर उधर नहीं है, तो मैं ना, मेरे को इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या करूंगा, अपने हाथ को चेंज कर लूंगा। देखो यहाँ एंगल 90 डिग्री है, अब मैं देखो अभी भी एंगल देखोगे तो आप 90 डिग्री, क्योंकि मैंने इसको चेंज नहीं किया, मैंने अपने हैंड को जस्ट थोड़ा सा टिल्ट किया है, ये ठीक है। सिनेरियो देखो, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर, दिस इज योर करंट एलिमेंट, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर स्टिल 90 डिग्री, तो यहाँ हम 90 लगा देते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? वापस से देख लो, यहाँ एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन 90 की वैल्यू हमको पता है, तो डीबी की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्योंकि नीचे स्क्वायर था इसलिए ये रूट कट चुका है। ये मेरी इक्वेशन नंबर हो गई 1। क्या बात समझ में आ रही है आपको? क्या आपको कैमरा दिख रहा है? कैमरा कैसे दिखेगा आपको? हाँ ठीक है, तो ये आ गया इसके वजह से। अब बड़ी कंफ्यूजन है। अब ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे डीएल 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 सिलेक्ट करेंगे और उन सब का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, इसकी सरकमफेरेंस पर है तो 0 से लेकर 2 पाई आर तक। बट मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये तो हम पता ही नहीं लगा सकते जब तक हमें डायरेक्शन ना पता हो। तो हम डायरेक्शन पता लगाते हैं, बहुत सिंपल है। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में थंब रखो, चारों उंगलियों को पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में लेके जाओ और कर्ल कर दो। अब इस डायग्राम को देखो, करंट एलिमेंट बाहर, पोजीशन वेक्टर इधर, ये बाहर है। अब इसको 100% 90 डिग्री आप बना सकते हो। मेरा ये 100% 90 डिग्री नहीं बन रहा, लेकिन आप इमेजिन करो ये 90 डिग्री बाहर आ रहा है, ये पोजीशन वेक्टर मैंने कर्ल किया तो मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ जा रही है। तो इस डीएल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इधर की तरफ होगी, डीबी। सिमिलरली अगर मैं यहां पर एक डीएल सेक्शन लूं, ठीक है, यहां पर एक डीएल सेक्शन लूं, सो बाय सिमेट्री अगर टॉप का इधर जा रहा है तो इस वाले के लिए कहां जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, इधर, ठीक है। इधर एक अब इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि ये एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, थीटा, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अब ये पूरा एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। इसलिए अरे सिंपल है, अगर ये 30 है, ये पूरा 90 था, अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा। अब क्योंकि ये भी पूरा 90 है, ये 60 है, तो ये वापस से क्या हो जाएगा 30। सिमिलरली नीचे यहां पर भी एंगल कितना बन जाएगा थीटा। अब इस पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसके कंपोनेंट कर दो। ये डीबी वेक्टर, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ, थीटा साइड कंपोनेंट कौन सा होता है डीबी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ डीबी साइन थीटा। सिमिलरली फॉर दिस, नीचे की तरफ डीबी कॉस थीटा, राइट की तरफ डीबी साइन थीटा। बट क्या इधर सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, एक टॉप और एक बॉटम? नहीं, इस पूरी रिंग पर अगर मैंने सिर्फ 2 पॉइंट लिए, 2 पॉइंट की वजह से मेरे को 2 वर्टिकल कंपोनेंट मिल रहे हैं, जो कि देखोगे तो आप कैंसिल हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में।
और 2 सेम डायरेक्शन में गए, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। सोचो 2 पॉइंट के वजह से 2 वर्टिकल कंपोनेंट मिले और 2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिले। तो 4 पॉइंट अगर मैं लेता तो 4 पॉइंट के वजह से कितने मिलते, 4 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और 4 वर्टिकल कंपोनेंट। अगेन 2 पॉइंट लेने पर 2 वर्टिकल कंपोनेंट मिले अपोजिट डायरेक्शन में और 2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिले हैं सेम डायरेक्शन में। 4 पॉइंट लेता तो 2 वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर, 2 वर्टिकल पॉइंट कंपोनेंट नीचे और 4 वर्टिकल कंपोनेंट इधर। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है, इसके वजह से यहाँ पर बहुत सारे वर्टिकल कंपोनेंट होंगे और बहुत सारे हॉरिजॉन्टल। सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड हो जाएंगे और वर्टिकल कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से सबट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, या आप लिख लेना हियर फ्रॉम, आप FBD भी लिख सकते हो, FBD वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल आउट। क्यों कैंसल आउट होंगे, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो आइए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर काम करते हैं। कई बच्चे ऐसा बोलते हैं अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो सर 2 dB sin थीटा होना चाहिए था। नहीं, क्योंकि यहाँ ये तो अब मैं इधर सारे पॉइंट कट करके बनाऊंगा तो इधर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे। तो हमें नहीं पता 10 कंपोनेंट आने वाले हैं, 20 आने वाले हैं, 100, 1000 कितने कंपोनेंट आने वाले हैं। तो हम इधर इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेशन का। किसका इंटीग्रेशन करना है, dB sin थीटा का। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, लेकिन कहां से कहां तक कर देंगे हम, 0 से 2πr इसकी सर्कमफेरेंस। अब यहाँ पर हमारी फिजिक्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन है, अब देखते हैं वो कैसे करेंगे हम। ठीक है, b का b, ये dB की वैल्यू यहाँ से इधर पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखते रहना। इसकी वैल्यू इधर पुट करते हैं, μ0/4πi dl x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। नाउ साइन थीटा, इस ट्रायंगल में देखो 90 के सामने h और ये रहा मेरा परपेंडिकुलर और ये रहा मेरा बेस। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में h। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है मेरी r और h की वैल्यू मेरी ये है रूट में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब एक बार आप इसे नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर मैं इसे मिटा करके जगह बनाता हूं। ठीक है, अब इधर देखो हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसकी। हाँ, तो देखो ध्यान से, अब मेरे को इसको कैलकुलेट करना है। किस तरीके से मैं यहां से कैलकुलेशन इसकी आगे बढ़ा रहा हूं। सबसे पहले जो कांस्टेंट है 0 से 2πr वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। टोटल मैग्नेटिक फील्ड μ0 कांस्टेंट, 4π कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट, r रेडियस कांस्टेंट। इधर देखो, इधर पावर है 1, इधर पावर है 1/2। 1/2 अब बेस सेम है, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो जब बेस सेम हो तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं। तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1/2 इज 3/2। सो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 इनटू। ठीक है, अंदर और कुछ तो नहीं रह गया, चेक कर लो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब अंदर क्या रह गया, सिर्फ dl, 0 से लेकर 2πr। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टोटल लेंथ ही तो है ये जो चीज है, और टोटल लेंथ जो है इधर कितनी है, 2πr। μ0/4πi r x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। और इसको अगर देखोगे तो आप ये कितना आ गया, 2πr। क्लियर। अब ये वाला हिस्सा दिख रहा है, तो यहां देखोगे इससे ये गया 2 बार में। हाँ, बस आपका आंसर आ गया, b = μ0 i r स्क्वायर 2 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आया हुआ है। ठीक है, इसका ये एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालनी हो, सेंटर पर, तो पूरा ड्राइव करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बट डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। देखो किस तरीके से, सेंटर पर क्या होगा, ये x वाला पॉइंट हो जाएगा 0 एट सेंटर x = क्या हो गया, 0। देखो ना, ये वाला पॉइंट आ गया सेंटर पर 0। अब ये रिंग है, इस रिंग के सेंटर पर
पहले हमने इस रिंग के वजह से इसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला इधर, अब हम सेंटर पर निकाल रहे हैं, तो सेंटर पर x क्या हो जाएगा 0। इस इक्वेशन में जैसे ही आप x की वैल्यू क्या करते हो 0 पुट करते हो तो ये खत्म, r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 गया, इधर नीचे क्या बचा r की क्यूब, और ऊपर क्या था r स्क्वायर, r स्क्वायर से r की क्यूब गया तो नीचे क्या बचेगा एक r। देखो सिंपल मैथ है, 12th में हो, इतना समझ में आता है हमें, ठीक है। म्यू नॉट I अपॉन में r स्क्वायर r क्यूब गया तो एक r बचेगा 2 इंटू r। जो न्यूमेरिकल आप देखोगे ज्यादातर इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल होंगे, लेकिन इससे भी न्यूमेरिकल एक आदि बन सकता है, बट मोस्टली न्यूमेरिकल जो देखे गए हैं जो इस टॉपिक से बनते हैं वो इसी फॉर्मूला से बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बायट-सैवर्ट लॉ, उसकी एप्लीकेशन। अब स्टार्ट करते हैं हम दूसरा टॉपिक अपना, ठीक है। तो हाँ, एम्पियर सर्किटल लॉ, ये हमारा सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन बायट-सैवर्ट लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ दोनों में से लगभग एक आता है। इसकी 3 एप्लीकेशन थी हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ की, बट जिसमें से एक तो पूरी तरीके से टॉरॉइड डिलीट हो गई है, मतलब वो नहीं आ रही है, सिलेबस में मेंशन नहीं है, और दूसरा सोलेनॉइड। उसमें सोलेनॉइड में अगर आप देखोगे सीबीएसई का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसमें क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट लिखा है, यानी कि फॉर्मूला ही ज्यादातर आता है, बट कई बार ऐसा देखा गया है स्कूल एग्जाम्स में कई टीचर्स दे देते थे, तो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो हम उसको भी कर लेंगे, ठीक है। अब इधर देखो एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है। बायट-सैवर्ट लॉ सिर्फ एक डीएल सेक्शन के वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताता था, बट उससे भी ज्यादा आसान तरीका अगर आप देखोगे यूज करोगे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए तो वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इधर देखो ये कहता क्या है, कहता है अगर एक वायर से करंट इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, लेट सपोज इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करोगे, यहां पर एक लूप कट करोगे इस तरीके से कि ये वायर परफेक्टली उसके अंदर आ जाए। अब ध्यान से सुनना, लूप क्या हम इस तरीके से कट कर सकते हैं, आंसर इज यस, बट ऐसे में देखोगे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम। तो इंटीग्रेशन करते समय आप इसे बाहर नहीं ले पाओगे। याद करो जितनी भी डेरिवेशन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से करते आ रहे हो, हर जगह आप इलेक्ट्रिक फील्ड को या कभी मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते थे। रीजन क्या होता था, बाहर हम इसीलिए ले पाते थे क्योंकि हर डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती थी। तो हम क्या करेंगे, लूप कुछ इस तरीके से काटेंगे, जैसे उधर गॉसियन लॉ था, जैसे उधर गॉसियन सरफेस था, वैसे ही इस लूप का नाम हम देंगे एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप। और किस तरीके से कट करूंगा मैं ये एम्पीरियन लूप, कि ये जो वायर है ये बिल्कुल उसके सेंटर में आए। अब ड्राइंग के लिए माफ करना, बट ये सेंटर में ही है, आपको दिख नहीं रहा पर ये है, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, r। अब ये क्या कहता था, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग डीएल सेक्शन इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट क्रॉसिंग एम्पीरियन लूप, ठीक है। अगर इसको मैथमेटिकली बोले तो क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल। आपने गॉस लॉ पढ़ते समय जब फ्लक्स पढ़ा था तो एक टर्म हमने पढ़ा था ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये एस सरफेस को रिप्रेजेंट करता था, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ये क्या है, क्योंकि यहाँ डीएल है, यहाँ अब देखो भाई स्ट्रेट लाइन हो या कर्व्ड लाइन हो, है तो वो लेंथ ही ना, इसीलिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along एन क्लोज्ड एम्पीरियन लूप इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू एम्पीरियन लूप। अब इधर कितना करंट पास कर रहा है आई, बट फॉर्मूले के लिए मैं यहां लिख दे रहा हूं टोटल, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दिस इज योर एम्पियर सर्किटल लॉ। यूज कैसे करेंगे वो सब हम बात में करेंगे। सबसे पहली चीज ध्यान से इधर समझो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रूल क्या इस्तेमाल करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। सिंपल है, करंट की डायरेक्शन में थंब लेकर के जाओ और कर्ल कर दो। जैसे इधर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी, या आप इसे ऐसे बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड डीबी, या जो भी बोलो आप इसे, ठीक है।
ऐसे डी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि पूरी वायर के वजह से निकली है, तो आप इसे बी बोल सकते हो। और जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है वो हर जगह उसी तरीके से चलती जाएगी, इधर 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 इधर, ठीक है, इस तरीके से। बाकी अब इसकी एप्लीकेशन समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो आप। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा। ये टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा हैवी पड़ता है जब आप अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल लगाते हो, क्योंकि वहाँ आपको डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ता है। क्लियर है क्या? अब इधर देखो, फर्स्ट एप्लीकेशन हम इसकी करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ध्यान से देखना, बस ट्विस्ट क्या है, मैं सिर्फ एक कंडक्टर के वजह से नहीं करा रहा हूँ, एक कंडक्टर के आउटसाइड, ऑन दी सरफेस और इनसाइड, तीनों में मैं ये करा दे रहा हूँ। तो मान लेते हैं मेरे पास ये इस तरीके से एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। ये जो आई करंट फ्लो हो रहा है ये पूरा टोटल, इसमें से ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं उन सबका टोटल है, ये चीज ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं कि एक लाइन में जो चल रहा है, ठीक है। इसकी रेडियस को हम अज्यूम कर लेते हैं कितनी है, कैपिटल आर। तो आप ये मेंशन करोगे, वी हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग करंट आई ऑफ हैविंग रेडियस कैपिटल आर, या आप मेंशन करोगे, ये जरूरी है डेरिवेशन करते समय। आप नोट्स में देख सकते हो, नोट्स में सब मेंशन है, वहां से भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। 3 पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। पहले फर्स्ट पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, बी आउटसाइड, इसको हम फर्स्ट केस बोल देते हैं। और फर्स्ट केस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल रहे हो जब, मैं मान ले रहा हूं मैं इस पॉइंट पर निकालने की कोशिश करता हूं, और सेंटर इसकी एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है मान लेते हैं स्मॉल आर। तो यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी है, थोड़ा मैथमेटिकली बस ये, ठीक है। तो आपको अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सबसे पहला काम क्या करना होता था, आपको एक एम्पीरियन लूप कट करना है इस तरीके से। ये आपने कट कर लिया। अब करंट अगर ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर बाहर आ रही होगी, इधर अंदर जा रही होगी, सिंपल सा काम, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ठीक है। बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई टोटल, ठीक है। ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। तो हम कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखोगे आप अगर इस डेरिवेशन में आप, तो बी डी एल डॉट हटाएंगे तो कॉस आएगा, और एंगल, क्योंकि डी एल और बी दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है, तो ये तो 0 हो गया, बी डी एल बच गया, इक्वल टू म्यू नॉट का म्यू नॉट आई टोटल। टोटल करंट कितना है इधर, टोटल करंट कितना है जो इस लूप से पास कर रहा है, क्वेश्चन में मेंशन है आई, तो मैंने इधर क्या लिख दिया, आई, ओके। अब इधर देखो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। बी, मैंने यही कहा था, यहां से भी डिस्टेंस सेम है, यहां से भी डिस्टेंस सेम है, हर पॉइंट पर डिस्टेंस सेम है, तो बी को हम इंटीग्रेशन के क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। बी को बाहर रखा, अंदर बच गया डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब इस चीज को मैं यहां पर सॉल्व कर दे रहा हूं आगे, ठीक है। इस पॉइंट के बाद मैं वहां गया हूं, इस चीज का ध्यान रखना। तो बी डीएल, डीएल क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ लूप, ठीक है। तो ये जो लूप है इस पूरे की जो लेंथ होगी, अगर इसकी रेडियस आर है तो वो होगी 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू, देखो अभी हम आउटसाइड है, इस चीज का ध्यान रखना, म्यू नॉट आई। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, ठीक है। तो इससे एक और चीज पता चल रही है, क्योंकि सारी चीजें कांस्टेंट है आर को छोड़ करके, तो बी इज इनवर्स रिलेशन ऑफ स्मॉल आर। मतलब जैसे जैसे आप वायर से दूर जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी अभी हम इसे करेंगे। सेकंड केस यही का यही हो जाएगा, ठीक है। सरफेस पर निकालनी है, तो सरफेस पर क्या होगा, जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। देख लेना स्पेलिंग आप थोड़ा, करंट कांस्टेंट, रेडियस इस वायर की कांस्टेंट, ये सब चीजें कांस्टेंट है, ठीक है। अब
थर्ड वाले पार्ट पर आते हैं, इनसाइड में हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। बस ध्यान रखना जैसे जैसे बाहर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, बाहर के लिए कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। एक बार इसको आप नोट डाउन कर लो। हाँ, तो अब हमारा आता है थर्ड एंड लास्ट केस, जिसमें हम देखेंगे इनसाइड, ठीक है। इनसाइड में क्या होगा, जो स्मॉल आर है वो छोटा हो जाएगा कैपिटल आर से। आइए देखते हैं कैसे, इसी डायग्राम में हम लोग चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। ये मेरी एक्सिस है, मान लेते हैं इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, जो कि एक्सिस से कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना ही डिस्टेंस नीचे लेकर के एक एम्पीरियन लूप लेना है, ठीक है, एक एम्पीरियन लूप लेना है। अब इसमें लगा दो, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई टोटल। लेफ्ट साइड पूरी उसी तरीके से चलेगी, जब हम डॉट हटाएंगे तो बी डी एल कॉस 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई टोटल। ध्यान से देखो, कॉस 0 1 हो गया, बी बाहर आ गया। जब डीएल का टोटल इंटीग्रेशन करोगे तो आप 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू म्यू नॉट आई टोटल। इसको मैं इक्वेशन नंबर बोला 1। अब देखो इधर हम आई टोटल को आई नहीं लिख सकते। सोचो भाई, इस लूप से 10,000 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, तो क्या इस छोटे लूप से भी 10,000 निकल रहे होंगे? नहीं। तो आप इससे जो करंट पास हो रहा होगा वो आपको निकालना पड़ेगा, उसको हम यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। करंट इस सरफेस से पास कर रहा था, ये सरफेस कैसा है जिससे करंट पास कर रहा है, डिस्क की तरह है, ठीक है। तो अब इधर देखो, इस एरिया से, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस आर है, इतने एरिया से आई करंट आ रहा है, तो एक यूनिट एरिया से कितना करंट आएगा, आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर एक यूनिट एरिया से इतना करंट निकल रहा है तो इसका एरिया क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इतने एरिया से कितना करंट आएगा, तो आई डैश लिया है मैंने, क्या लिया है, तो हाँ, इस चीज के लिए इस गेम में आई टोटल जो होगा वो कितना होगा, आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर। ये यूनिट का आपको निकालना कितना है, पाई आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई, बेसिक यूनिटरी मेथड है। तो यहाँ से आपका आई टोटल कितना आ गया, आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब इसी वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं तो देखते हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है, बी 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। इस आर से ये आर गया, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज उधर चली जाएंगी। म्यू नॉट आई, ऊपर एक आर बचा है, याद रखेंगे, नीचे क्या है 2 पाई, बस 2 पाई, और ये साथ में आर स्क्वायर, ये आ गया। ये कहां पर है, इनसाइड। देखो म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 2 पाई आर, कैपिटल आर भी कांस्टेंट, स्मॉल आर जैसे जैसे आप इनसाइड जाते जाओगे इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऑन द सरफेस क्या थी, कांस्टेंट, और जैसे जैसे हम बाहर जा रहे थे ये क्या हो रही थी, डिक्रीज। तो इससे रिलेटेड आप इसका एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हो, ग्राफ पूछा जा सकता है आपसे। तो इधर देखो क्या है, यहां पर हमने रखा स्मॉल आर क्योंकि वो चेंज हो रहा है, यहां हमने रखी मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले इनसाइड में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड गई है ऐसे। ऑन द सरफेस कांस्टेंट है, ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है। और जैसे आप सरफेस के बाहर निकलते हो, देखो सरफेस हमेशा एक पॉइंट होगा, जैसे ये पॉइंट है ना, ये डिस्टेंस है, समझ लो ये 0 है, यहाँ पर 5 है, 5 सेंटीमीटर, ये सरफेस आ गया 10 सेंटीमीटर, तो 10 एक पॉइंट ही होगा। तो ना तो आप इस मैग्नेटिक फील्ड को कम करोगे ना ज्यादा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पर है और कांस्टेंट है ऑन द सरफेस। फिर जैसे हम बाहर जाते थे तो इनवर्स रिलेशन होता था, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, यहाँ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये क्या है, इनसाइड, ऑन द सरफेस, आउटसाइड, ठीक है। होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अभी पूछो। लास्ट एप्लीकेशन बची है वो भी निपटा लेते हैं, ठीक है। अब हमारा सेकंड एप्लीकेशन बोल सकते हो वो सोलेनॉइड है, ठीक है। तो अब इधर देखो, सोलेनॉइड क्या होता है, एक स्ट्रेट वायर को अगर हम बाउंड कर दें, ठीक है, हेलिक्स की फॉर्म में, तो वो क्या कहलाएगा, सोलेनॉइड। तो ये रहा मेरे पास एक सोलेनॉइड।
लेट्स सपोज इसकी जो सोलेनोइड की जो लेंथ है, इस डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं। ठीक है, ये जो मेरा सोलेनोइड है, मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी दे रखी है हमें टोटल L। इसमें करंट इस तरीके से जा रहा है, कमेंट सेक्शन में बताओ ये क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये करंट इस तरीके से जा रहा है। तो अगर करंट इस तरीके से जा रहा है, तो करंट अगर ऐसे जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में आप चार उंगलियों को कर्ल करो, थंब आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरीके से होगी। ठीक है, सोलेनोइड में आपको याद रखना है आउटसाइड ऑफ द सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 0 होगी, कोर में मैक्सिमम होगी और एजेस पर कोर के हाफ हो जाएगी। कैसे होगी अब वो देखने की कोशिश करते हैं। क्लियर है क्या? सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट समझा देता हूं कि आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड 0 क्यों है। तो इधर देखो, अगर आप इस करंट को देखोगे तो यहां से करंट बाहर आ रहा है। तो अब इस डायग्राम को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है, डेरिवेशन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब इधर देखो, अगर मान लेते हैं इसी के ऊपर मैंने सोलेनोइड को लपेटा है, तो यहां से करंट बाहर आ रहा होगा, यहां से करंट बाहर आ रहा होगा इस तरीके से, और फिर यहां से करंट अंदर जा रहा होगा। तो यहां करंट आ रहा है आउट बाहर। ये जो डॉट बना रहा हूं ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये क्या है? करंट। ठीक है, सिमिलरली यहां से करंट अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब अगर करंट बाहर आ रहा है, ये डीएल सेक्शन बाहर आ रहा है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते थे? करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, चारों फिंगर्स को कर्ल कर दो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से। सेम इसके लिए अब इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस वाले के वजह से लिए ऊपर जा रही है, इस वाले की वजह से नीचे जा रही है, तो इस पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0। ऐसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो आउटसाइड ऑफ द सोलेनोइड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? 0। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये मान लेते हैं इसकी लेंथ L है, इसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N है, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n को हम क्या लिख सकते हैं? N/L। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कैपिटल N की वैल्यू क्या हो जाएगी? N/L। देखेंगे कहाँ काम आता है। ठीक है, अब हम इसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? एक एम्पीरियन लूप कट करेंगे इस तरीके से। मेरे को अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप में इस तरीके से कट कर रहा हूं। मान लेते हैं इसकी लेंथ क्या है? L। क्लियर है क्या? अब इधर देखो, ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये मेरा एम्पीरियन लूप है ABCD। अब हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या कहता था? B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट I टोटल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसका लेफ्ट साइड, ये दोनों एक साथ ही सॉल्व करते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो BDL कितने सरफेस हैं? इधर 4 सरफेस है, तो चारों सरफेस के लिए देखेंगे। पहले A से B तक BDL cos 0 डिग्री। ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, DL भी इधर है, प्लस इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, DL आपका इधर की तरफ है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, BDL cos 90 डिग्री। ठीक है, ये 0 ही हो जाएगा। और ये कहां से कहां तक है? B से C। A से D में BDL cos 180 डिग्री। कहां से कहां तक है? C से D। बट क्योंकि ये आउटसाइड पॉइंट हो गया तो इधर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और लास्ट यहां पर, यहां देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम इधर भी लिखेंगे BDL। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व कर रहा हूं अभी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे, दोनों को बराबर रख देंगे। BDL cos 90 डिग्री। ठीक है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो जो हमारे पास टोटल बचा है वो हमारे पास टोटल क्या बचा है? BDL cos 0। cos 0 1 होता है, यूनिफॉर्म है सब, तो B बाहर आ जाएगा। B जैसे ही बाहर आया तो ये DL का इंटीग्रेशन जो होगा, DL का जो इंटीग्रेशन होगा, भाई टोटल लेंथ इसकी L है ना, तो हम इसको क्या मान लेते हैं? L। क्लियर है? आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है? B इंटू L, ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ये मेरा था लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है? म्यू नॉट
आई टोटल, ठीक है, म्यू नॉट का म्यू नॉट, और टोटल करंट कितना है भाई, एक लूप से करंट आई जा रहा है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो हम क्या लिखेंगे, एन टाइम्स ऑफ टोटल करंट, ठीक है। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, म्यू नॉट, कैपिटल एन के टर्म्स में लिखना चाहो उसके टर्म्स में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल एन की जगह आप स्मॉल एन इंटू एल भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल लेंथ अपॉन में आई, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, राइट हैंड साइड सॉल्व किया, दोनों को इक्वेट करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको एक बार नोट डाउन कर लो आप। हाँ, तो ध्यान से देखो, पी एल फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 म्यू नॉट एन एल आई, वैसे सीबीएसई ने सिर्फ क्वालिटेटिव आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, जरूरी है, म्यू नॉट एन आई, एन इज नॉट नंबर ऑफ टर्न्स, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसमें हमेशा यूनिट ऐसी रहेगी 500 पर मीटर या 500 पर सेंटीमीटर, इस तरीके से। तो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये कहाँ पर है, कोर में, ठीक है। अगर आपको एजेस पर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड तो याद रखना हाफ हो जाती है म्यू नॉट एन आई बाय 2, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से हम इसको करेंगे, और इसमें एक ग्राफ भी है, वो मैं साथ साथ आपको ग्राफ भी दिखा दे रहा हूं। मान लो कि मैंने एक सोलेनॉइड इस तरीके से बनाया ये मेरा सोलेनॉइड है, ठीक है। तो मेरे को पता है कोर पर स्ट्रेंथ, ये जो पॉइंट में दिखा रहा हूँ, ये कोर पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, वो मैक्सिमम होगी। एजिस पर जैसे जैसे हम जाएंगे कम होती जाएगी, एजिस पर हम जैसे जैसे जाएंगे कम होती जाएगी। ये अगर एज है, एंड पॉइंट्स है, तो यहाँ b/2 हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, b/2। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। टॉरॉइड डिलीट है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ अगली क्लास में बढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स भी लेकर के आएंगे जो सीबीएसई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं। थैंक यू।